ये कहानी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे पैसे कमाना बहुत पसंद है, लेकिन वो इलीगली पैसे कमाता है। खैर, अगर ये चीज तुम्हें इस वीडियो को देखने के लिए फोर्स नहीं कर सकती तो ये भी सुन लो कि सीरीज में बहुत सारी डेमी ह्यूमंस गर्ल है। साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर जीनोस दिल का भी बहुत अच्छा है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जीनोस की जो वर्ल्ड है वहाँ हीलिंग मैजिक को बहुत यूजफुल माना जाता है, क्योंकि हीलिंग मैजिक ओन करने वाले सभी मैजिशियंस लाइसेंस लेकर अपना क्लिनिक खोल सकते हैं और मस्त पैसे छाप सकते हैं। हालांकि जीरोस के पास लाइसेंस नहीं है। सभी हीलर्स को 3 ग्रेड में बांटा गया है, लेकिन वो ग्रेड लाइसेंस की वजह से पता चलते हैं, जिनसे जीरोस के पास लाइसेंस नहीं है। इसी वजह से उसका ग्रेड क्या है ये चीज उसे भी नहीं पता। खैर, उसके पास पैसे कमाने का कोई सोर्स नहीं था, इसी वजह से उसने लाइसेंस बनवाने की कोशिश की थी। लेकिन जब लाइसेंस नहीं बना तो उसने इलीगली एक क्लिनिक खोलने का सोचा, जहाँ वो छिप कर अपने पेशेंट को चेक कर सकता है। इससे वो पैसा भी कमा लेगा और साथ ही लोगों की मदद भी कर देगा। अभी वैसे तो शुरुआत में हमें बताना चाहिए कि आखिर जीनियस ने उस क्लिनिक की शुरुआत कैसे की, लेकिन वो पूरी कहानी हमें कुछ समय बाद पता चलेगी, क्योंकि अभी स्टोरी थोड़े आगे से शुरू होती है। जीनियस ऑलरेडी क्लिनिक खोल चुका है, जहाँ अभी वो एक पेशेंट को चेक कर रहा था। उस पेशेंट के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जीनियस ने सिर्फ उतने ही पैसे लिए जितने उसके पास थे और उसका इलाज मुफ्त में कर दिया। खैर, जब वो पेशेंट वहाँ से चला गया तो हमारी मुलाकात जीनोस की असिस्टेंट से हुई। अभी लड़की जीनोस को कैसे मिली इसकी स्टोरी हमें आगे ही पता चलेगी। अभी वो बस ये बताने के लिए आई थी कि एक फोन कॉल आया है, मतलब किसी पेशेंट ने जीनोस को घर पर बुलाया है, क्योंकि वो वहाँ क्लिनिक तक नहीं आ सकता। जीनोस कहता है कि ठीक है, वो रात तक लौट आएगा और इतना कहकर वो वहाँ से निकल पड़ता है। शाम हो चुकी थी। जीनोस ने अपने उस पेशेंट को चेक कर लिया था और वापस घर लौट रहा था। अभी घर लौटते वक्त जीनोस की नजर एक डैमी गर्ल पर पड़ती है, जो कि एक वुल्फ गर्ल थी। अभी वो अपना पेट पकड़कर कहीं जा रही थी। देखकर ही पता लग रहा था कि वो थोड़ी प्रॉब्लम में है। यह जीनोस उसके पास जाकर उसकी प्रॉब्लम पूछता है, लेकिन तब तक वहाँ एक नोबल आ गया, जो कि असल में उस वुल्फ गर्ल का मास्टर है, यानी कि वो वुल्फ गर्ल उस नोबल की सर्वेंट है। अभी वो नोबल थोड़े से गुस्से में था क्योंकि वो वुल्फ गर्ल बिना बताए चली गई। वो असल में हॉस्पिटल गई थी क्योंकि उसके पेट में ना जाने क्यों पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। नोबल को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। खैर, नोबल ये सुनकर खुश होता है कि हॉस्पिटल वालों ने उस लड़की का इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अभी उस नोबल को तो पहले से ही भरोसा नहीं था, इस वजह से वो उस वुल्फ गर्ल को जबरदस्ती पकड़कर ग्रेवयार्ड ले आता है। भले ही वो नाम का नोबल हो, मतलब नोबल अमीर होते हैं लेकिन ये इतना ज्यादा अमीर नहीं है। ये असल में पैसे कमाने के लिए ग्रेवयार्ड में इलीगली दफनाई हुई लाशों को निकालकर उनके पास जो रेयर आइटम मिलते हैं उन्हें बेचकर पैसे कमाता है। इस नोबल को एक लाइफ हैक पता चल चुका है। इसे पता लगा कि लोग उन लाशों के साथ जो चीज दफनाते हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाते, वो इस जमीन के नीचे रह जाती है, जिस वजह से ये उन चीजों को निकाल लेता है जिससे वो चीज किसी के तो काम आए। खैर, किसी की कब्र को वापस से खोदना और फिर बाद में उसे फिर से मिट्टी डालकर पूरना ये बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से उसने स्लेव रखी है, लेकिन उसे एक लड़के को स्लेव बना कर रखना चाहिए था। खैर, अभी उस वुल्फ गर्ल के ऑलरेडी पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसी वजह से वो काम करने से मना कर देती है। नोबल को ये चीज सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा उसे सर से पकड़कर नीचे गिरा देता है। जब उसने उस लड़की को नीचे गिराया तो उस लड़की का सर सीधा जाकर एक ग्रेव से टकरा गया। अभी नोबल तो ये चीज नोटिस नहीं की थी, लेकिन उस ग्रेव के अंदर से किसी तरह की डार्क एनर्जी निकल रही थी, जो कि उस लड़की की बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई। वो नोबल लालची होने के साथ साथ अंधा भी है, इसी वजह से उसे वो डार्क एनर्जी नहीं दिख रही थी। उसने देखा कि वो वुल्फ गर्ल उसकी बात मानकर वापस नहीं उठ रही है, तो वो उसकी लात मारने लगता है और खुद दूसरी ग्रेव सर्च करने के लिए निकल पड़ता है, जिससे कि बाद में उस लड़की से उस ग्रेव को खुदवा सके। खैर, अचानक ही वो लड़की खड़ी हुई और उसने नोबल पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने अपने क्लोज से नोबल की छाती पर एक स्लैश मार दिया। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस चोट, जिसके कारण नोबल बहुत ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि आज तक किसी ने उसे इतनी बुरी तरह से नहीं पेला था। वो इतना डर गया था कि वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन उसकी स्पीड कछुए वाली थी। वो वुल्फ गर्ल इजिली उसके पास आकर उसे मार सकती थी, लेकिन सही समय पर जीनोस की वह एंट्री हुई। अभी नोबल जीनोस को बिल्कुल भी नहीं जानता, इसी वजह से उसे वैसे तो मदद की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी एक से भले दो हो जाएंगे यही सोचकर वो जीनोस से हेल्प मांगता है। हालांकि जीनोस ने सब कुछ देख लिया था, इसलिए जीनोस उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम इस तरह ग्रेवयार्ड में क्या कर रहे हो। नोबल ने यहाँ सच बताना ही सही समझा और बताया कि वो यहाँ दूसरी ग्रेव से कीमती सामान निकालने आया था, जो कि एक इलीगल काम है और जीनोस को इलीगल कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके हिसाब से अगर इस काम से किसी दूसरे का बुरा नहीं हो रहा तो ये काम इलीगल नहीं है। खैर, अभी प्रॉब्लम थी वो गर्ल जिसकी बॉडी पर वो इविल एनर्जी हावी हो चुकी है, जिसने जीनोस ने उस वुल्फ गर्ल को देख लिया था और वो इजिली उस डार्क एनर्जी को भी देख पा रहा था, जिससे वो समझ चुका था कि वो वुल्फ गर्ल खुद अपने कंट्रोल में नहीं है। हालांकि अचानक ही वो वुल्फ गर्ल यहाँ जीनोस की तरफ
कुछ स्टोन्स फेंकती है। उन स्टोन्स की रफ्तार इतनी तेज कि वो गोलियों से कम नहीं लग रहे थे, लेकिन जिनोस ने पूरी स्पीड के साथ उन्हें डोज कर लिया। नोबल ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो जिनोस से हेल्प मांगने लगा था क्योंकि अब उसे पक्का हो चुका था कि जिनोस उस वुल्फ गर्ल को हरा सकता है। हालांकि जिनोस उसकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वो नोबल कह रहा था कि जिनोस उस वुल्फ गर्ल को खत्म कर दे, लेकिन जिनोस एक हीलर है और साथ ही एक डॉक्टर भी है, इसलिए वो किसी की जान नहीं ले सकता। हालांकि जिनोस कहता है कि इसे रोकूंगा मैं जरूर, वरना वो डार्क एनर्जी इसकी जान ले लेगी। अभी वुल्फ गर्ल जिनोस पर हमला करने लगी थी और जिनोस बस उसके हमलों को डोज कर रहा था। अचानक ही वो वुल्फ गर्ल ने नजदीक आकर जिनोस पर हमला किया तो जिनोस ने एक शील्ड क्रिएट की, जिससे टकराकर वो वुल्फ गर्ल ही उल्टा पीछे की तरफ फेंक गई। वो सीधा जाकर एक बिल्डिंग से टकरा गई थी, जिससे वो बिल्डिंग पूरी तरह से टूट चुकी थी। इससे उस वुल्फ गर्ल का एक पैर भी टूट चुका था। इसका मतलब अब वो अपनी जगह से नहीं हिल सकती। इससे जिनोस शांति से उसके करीब आता है। अभी वो वुल्फ गर्ल गुस्से में थी, या यूं कह लो कि जो डार्क एनर्जी है उसके अंदर जो उसे कंट्रोल कर रही है वो बहुत गुस्से में है। वो जिनोस पर हमला करना चाहती थी लेकिन हिल नहीं पा रही थी, इसलिए जिनोस अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और वो वुल्फ गर्ल तुरंत ही उसके हाथ पर बाइट कर लेती है। जिनोस ने ऐसा इसलिए किया जिससे कि वो वुल्फ गर्ल का ध्यान दूसरी तरफ खींच सके। इतने वक्त में जिनोस ने अपनी पूरे हाथ में से हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल कर उस इविल स्पिरिट को उस गर्ल की बॉडी से बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद जिनोस ने उस इविल स्पिरिट को हीलिंग पावर की मदद से प्योरीफाई कर दिया था, जिससे वो स्पिरिट खत्म हो गई। और फिर जिनोस ने अपनी हीलिंग पावर से उस लड़की का वो टूटा हुआ पैर भी ठीक कर दिया, जिससे कि वो फिर से चल पाए। खैर अभी भी वो नीचे पड़ी हुई है। खैर जिनोस कुछ देर के लिए उससे ध्यान हटाकर वापस अपना ध्यान नोबल पर लाता है। नोबल ने देखा कि जिनोस ने बहुत ही इजीली उस लड़की का पैर ठीक कर दिया, जबकि हड्डियां टूट चुकी थी और ये काम करना किसी भी हीलर के लिए इतना आसान नहीं है। ये चीज देखकर वो नोबल समझ चुका था कि जिनोस कोई मामूली हीलर नहीं है। इसी वजह से वो जिनोस से हेल्प मांगता है क्योंकि उसे भी अच्छी खासी चोट लगी हुई है और वो दर्द नहीं सह पा रहा। जिनोस कहने लगता है कि मेरा आज का काम पूरा हुआ, अब तुम कल मेरे क्लिनिक पर आ सकते हो, मैं तुम्हारा चेकअप कर लूंगा। जो सुनकर नोबल कहने लगता है कि प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसके बदले में तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने को भी तैयार हूँ। जिनोस पूछता है कि कितना पैसा, तो वो नोबल कहने लगता है कि जितना तुम चाहो। इतना कहकर उसके पास जो बैग था उसने वो सामने की तरफ फेंक दिया, जिसमें गोल्ड कॉइन भरे हुए थे। इतना पैसा मार्केट के रेट के हिसाब से काफी था, पर फिर भी जिनोस कहता है कि मैं इतने में तुम्हारा इलाज कर तो दूंगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि इतना पैसा मेरे लिए काफी नहीं है। अब ये सुनकर उस नोबल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जिनोस की कंप्लेंट करने का कहता है, लेकिन जिनोस बताता है कि वो एक इलीगल डॉक्टर है, इसलिए उसे कंप्लेंट से डर नहीं लगता क्योंकि कागजों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो एक डॉक्टर है। खैर वो नोबल खुद इलीगल काम कर रहा है, इसलिए वो वैसे भी इन इलीगल कामों से नहीं बढ़ सकता। अब यही सोचकर वो जिनोस से पूछने लगता है कि आखिर जिनोस को क्या चाहिए, जिस पर जिनोस कहता है कि मैं इन पैसों के साथ साथ वो कॉन्ट्रैक्ट भी चाहता हूँ जो कि तुमने इस वुल्फ गर्ल के साथ साइन किया था, मतलब अब से ये मेरी सर्वेंट हो जाएगी। उस नोबल को उस वुल्फ गर्ल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, साथ ही वो उसे वैसे भी यूजलेस मानता है, इसलिए उसने तुरंत ही हाँ कर दी। और जैसे ही उसने हाँ की तो जिनोस ने अपनी हीलिंग मैजिक से तुरंत ही उसकी चोट भी ठीक कर दी और फिर बाद में उससे वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर उसे बाय बोल दिया। अभी नोबल पूरी तरह से ठीक हो चुका था, फिर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर गुस्से में ही सही, लेकिन वो वहां से चला गया क्योंकि वो जिनोस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी जब तक उस वुल्फ गर्ल को होश नहीं आता तब तक जिनोस वही उसके पास बैठता है। जब उस लड़की को होश आ जाता है तब हमें उसका नाम टिल पता चलता है। वो जिनोस से पूछ रही थी कि आखिर वो है कौन, जिस पर जिनोस बताता है कि वो उसका नया मास्टर है। हालांकि ये बताते ही जिनोस सबसे पहले उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और फिर कपड़े उतारने का कहता है। ये सुनकर टिल बहुत ज्यादा हैरान थी, लेकिन अब जिनोस उसका नया मास्टर, इसलिए वो चाहे या ना चाहे और उसे जिनोस के ऑर्डर फॉलो करने होंगे। इसी वजह से उसने तुरंत ही अपने कपड़े उतार दिए। जिनोस उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखता है और फिर सारी प्रॉब्लम समझ जाता है। उस लड़की के पेट पर एक निशान था जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है। उसके पेट में किसी तरह की कोई गड़बड़ या यूं कह लो कि कोई स्टोन हो चुका है जो कि निकालना बहुत जरूरी है, वरना जल्दी उसकी जान चली जाएगी। जिनोस के लिए ये काम बहुत मुश्किल भी नहीं है। अब वो तुरंत टिल से आंख बंद करने का कहता है। अभी टिल कुछ गलत ही समझ रही थी, पर जब उसने आंखें बंद की तो अचानक ही उसे दर्द महसूस हो रहा था। वो महसूस होना बंद हो गया। उसने तुरंत ही आंखें खोली और उसके पेट से वो निशान जा चुका था। वो पूछती है कि आखिर तुमने क्या किया। उसने टिल के पेट को काटा और जो स्टोन था उसे निकाला और वापस से पेट को जोड़ दिया अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से। हम लोग इसे ऑपरेशन कहते हैं, लेकिन जिनोस के लिए ये चीज आसान है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता। अभी टिल जिनोस की पावर से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी। वो समझ गई थी कि जिनोस कोई नॉर्मल हीलर नहीं है, जबकि जिनोस को लगता है कि ये चीज नॉर्मल
नॉर्मल है क्योंकि वो सच किसी डॉक्टर से नहीं मिला। वैसे जिनोस ने टिल की एक और मदद की, इसका मतलब अब कर्स बढ़ चुका है। जिनोस कहता है कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। टिल समझ चुकी थी कि जिनोस ने उसकी बॉडी को ठीक क्यों किया है, पर शॉकिंगली जिनोस कुछ अलग ही डिमांड रखता है। जिनोस एक इमेज दिखाता है जो कि किसी खास प्लांट की थी जो कि मेडिसिन बनाने में काम आता है। जिनोस टिल से उसकी लोकेशन पूछता है क्योंकि टिल इस तरह के कामों में एक्सपर्ट है। टिल कहती है कि क्या बस तुम इतना ही चाहते हो, जिस पर जिनोस कहता है कि बाद में टिल उस प्लांट को ढूंढने में जिनोस की मदद करती है और कुछ ही समय में इन्हें वो प्लांट मिल जाता है और पौधा मिलने के बाद जिनोस टिल को शुक्रिया कहता है और बोलता है कि तुम्हारा काम खत्म हुआ। टिल कहने लगती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी कर सकती हूँ, पर जिनोस कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी एक बार मदद की थी जिसके बदले टिल ने उसकी बहुत बड़ी मदद कर दी, इसलिए अब हिसाब बराबर हो चुका है। इतना कहकर जिनोस ने तुरंत ही वो कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ दिया और टिल से कहा कि अब वो आजाद हो चुकी है। टिल ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थी। वो सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी। खैर वो जिनोस से पूछती है कि क्या वो उसे मिलने आ सकती है, जिस पर जिनोस कहता है कि बिल्कुल, उसे जब भी चोट लगे वो उसके क्लिनिक पर आ सकती है। जिनोस उसका इलाज कर देगा लेकिन इसके पैसे लगेंगे। इतना कहकर जिनोस वापस अपने घर की तरफ लौट गया था। वैसे उससे पहले हम जिनोस के घर पहुंचते हैं जहां देखते हैं कि जिनोस की असिस्टेंट लिली अभी भी खाना बना रही है। यह खाने की खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उनके घर में जो भूत रहती है कैमिला नाम की, वो भी वहां आ गई और पूछने लगी कि खाने में कितनी देर है। अब इस भूत की क्या स्टोरी है ये भी हमें आगे ही पता चलेगी। अभी के लिए वो भी खाने का इंतजार करने लगी थी। खैर इतने में ही वहाँ एक डेमी गर्ल की एंट्री होती है। इसका नाम जोफिया है और ये जिनोस से मिलने के लिए आई है। अब ये चीज पहले से ही क्लियर है कि ये जिनोस को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन जिनोस अभी घर पर नहीं था। लिली बताती है कि वो किसी पेशेंट को देखने के लिए गया है और उसे आने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन जोफिया फैसला करती है कि वो जिनोस से मिलकर ही जाएगी। वैसे जोफिया अकेली नहीं, उससे मिलना चाहती है क्योंकि कुछ ही देर में लिंगा वहाँ आई जो कि खुद एक डेमी गर्ल है, बिल्कुल सेम जोफिया की तरह। अभी लिली उसे बताती है कि जिनोस अभी घर पर नहीं है, उसे थोड़ी देर लगेगी, जो सुनकर लिंगा डिसाइड करती है कि वो भी जिनोस का इंतजार करेगी। बाद में उसे पता चलता है कि जोफिया भी जिनोस के इंतजार में बैठी हुई है। लिंगा ने सोचा कि वो अकेले में जिनोस से अपना फुल बॉडी चेकअप करवाएगी, लेकिन अब जोफिया भी वहाँ है तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे अब इतने में ही वहाँ एक और गर्ल की एंट्री होती है जिसका नाम लू है। ये भी जिनोस को लाइक करती है, लेकिन ये असल में या इसलिए आई है क्योंकि उसने कुछ ही देर में लिली के बनाए हुए खाने की स्मेल ले ली थी, जिससे वो समझ गया कि खाना तैयार होने वाला है। इसी वजह से बिना बुलाए मेहमान बनकर आई। अभी लिली उसे अंदर इनवाइट करती है। वो एक ऑर्क गर्ल है, इसी कारण से अंदर एंट्री करते वक्त उसने उसका दरवाजा तोड़ दिया। खैर ये चीज अब एक नॉर्मल चीज बन चुकी है। अभी वो तीनों ही लड़कियां वहां बैठकर जिनोस का इंतजार कर रही थी, जहाँ सिर्फ लुलु ही थी जो कि सीक्रेटली उस खाने के बनने का इंतजार कर रही है। कुछ देर में खाना बना और जैसे ही किचन का गेट खुला तो यहाँ जोफिया और लिंगा ने भी खाने की स्मेल ली। अभी वो खाना टेस्टी लग रहा था, इसलिए वो तीनों किचन में पहुंच गई जहाँ उसने खाना स्टार्ट कर दिया। अभी बात मैं सिर्फ एक भाई होने के नाते बता रहा हूँ, जो कि लड़की ज्यादा सुंदर दिखती है, उसके पास थोड़ा दिमाग कम होता है। यहाँ ये तीनों ही अच्छे दिखते हैं, इसका मतलब इन तीनों के पास कम दिमाग होगा। ये चीज हमें आराम से पता चल गई क्योंकि खाने का वो पतीला पूरी तरह से खाली हो चुका था। अभी लिली वहाँ नहीं थी, इसी वजह से पावरफुल होने के बाद भी ये तीनों डेमी गर्ल्स घबरा रही थी कि जब लिली वहाँ आएगी तो उन्हें डांट पड़ेगी। हालांकि जब लिली वहाँ आई तो वो ये देखकर खुश हो गई कि इन लोगों को उसके हाथ का खाना पसंद आया। उसे देखकर अच्छा लगा और कुछ समय में जिनोस घर आया। लिली ने उससे माफी मांग ली क्योंकि खाना अभी तक रेडी नहीं है। वो बता दी कि कुछ प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से उसने उन सभी गर्ल्स को खाने का सामान लेने के लिए भेजा है। कुछ ही देर में वो सभी गर्ल्स लौट कर आती हैं जो कि कुछ ज्यादा ही खाना लेकर आई थी, लेकिन लिली को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब वो ज्यादा खाना बनाएंगी जिससे वो सभी लोग एक साथ पार्टी कर पाएंगे। खैर सबसे पहले वो जिनोस के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है क्योंकि जिनोस ने आज पूरा दिन बहुत मेहनत की है। वैसे अगर तुम देख कर सोच रहे हो कि जिनोस की जिंदगी सच में कितनी अच्छी चल रही है तो तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब जिनोस ने खुद की मेहनत से बनाया है। अभी यहाँ से जिनोस ब्लैक स्टोरी शुरू होती है। हमें बताया जाता है कि जिनोस एक समय पर एक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर टीम का मेंबर हुआ करता था। ये टीम सच में बहुत ही फेमस हुआ करती थी, लेकिन अचानक ही इस टीम के लीडर ने जिनोस को लात मारकर निकाल दिया। पर्सनली उसने लात तो नहीं मारी, बस एक गोल्ड कॉइन फेंका था और जिनोस को गरीब कहकर निकाल दिया। उसने जिनोस को बताया कि जिनोस अब उसके लिए काम नहीं कर सकता। हालांकि जिनोस असलियत जानता कि उसकी वजह से ये टीम अभी तक टिकी हुई है। जिनोस ये बात सामने भी रखता है, लेकिन लीडर को इस बात पर भरोसा नहीं है। उसे लगा कि जिनोस के बिना भी काम चल जाएगा या फिर वो किसी दूसरे हीलर को रख लेंगे क्योंकि उसके हिसाब से सभी हीलर्स के पास इतनी पावर होगी जितनी पावर जिनोस के पास है। पर जिनोस उसे समझा रहा था कि वो बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। जिनोस को टीम से निकाल दिया। अभी उसी समय सीन चेंज होकर जिस जगह जिनोस रह रहा है, मतलब जिस जगह जिनोस की उस टीम का घर है, उस सिटी के एक रास्ते पर सीन आता है जहाँ हम देखते हैं कि अभी वो दो लोग अपने स्लेव को पकड़कर जबरदस्ती ले जा रहे थे। ये स्लेव और
कोई नहीं बल्कि अभी करंट टाइम में जिनोस की जो असिस्टेंट लिली है वही है। इन दोनों ने लिली को खरीद लिया है, लेकिन लिली इनके साथ जाने से मना कर रही है। वो भागने की कोशिश कर रही है। अभी वो दोनों ही लिली के लिए पैसे दे चुके हैं, इसलिए वो लिली को भागने नहीं दे सकते। या किसी तरह से लिली भागने की कोशिश करती है। लिली उससे तेज है, इसलिए वो भाग भी पा रही थी और आगे थी। लेकिन अचानक ही उन दोनों पर्सन में से जो आदमी था उसने तीर चलाकर लिली के घुटनों पर हमला किया, जिससे लिली जमीन पर गिर पड़ी। इससे वो दोनों लोग लिली के पास आ चुके थे। अब लिली भाग नहीं सकती, इसका मतलब वो उनकी हुई। पर तभी जिनोस वहां आ गया। जिनोस उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन कमाल की बात है कि इस सिटी में स्लेव रखना लीगल है, इसलिए जिनोस कुछ नहीं कह सकता। और उन दोनों ने ही लीगली पैसे देकर लिली को खरीदा है। अभी जिनोस लिली को लड़ झगड़ कर तो नहीं छुड़वा सकता, इसलिए जिनोस लिली के बदले पैसे देने का डिसाइड करता है। जिनोस के पास एक गोल्ड कॉइन था जो कि अभी के उसे टीम लीडर ने उसे दिया था। जिनोस वही गोल्ड कॉइन ऑफर करता है एक एल्फ स्लेव के लिए। एक गोल्ड कॉइन कम है, लेकिन लिली को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, इसलिए वो दोनों उस गोल्ड कॉइन को रखने के लिए मंजूर हो जाते हैं और लिली को जिनोस के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं। अभी लिली जिनोस से कह रही थी कि तुमने मेरी मदद करने के लिए वो गोल्ड कॉइन उन्हें दिया है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे पैर में चोट लगी है, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। पर जब वो ये सब कह रही थी तब तक जिनोस ऑलरेडी उसके पैर को हील कर चुका था। लिली तुरंत ही खड़ी हो जाती है और जिनोस को शुक्रिया कहने लगती है। साथ ही वो माफी मांगती है कि जिनोस एक गोल्ड कॉइन उसे बेचने में खर्च हो गया। जिनोस कहता है कि कोई बात नहीं। जिनोस असल में उस गोल्ड कॉइन को नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वो गोल्ड कॉइन जिनोस को उसके टीम लीडर ऑस्टिन की याद दिला रहा था। जिनोस जिस टीम में रहता था उस टीम का नाम गोल्डन फीनिक्स टीम है। खैर अब जिनोस को उस टीम से कोई नाता नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जिनोस को निकाल दिया। जिनोस लिली को लेकर एक रेस्टोरेंट पहुंचता है, क्योंकि लिली के पास ना ही कोई घर है और ना ही कोई जगह जहां वो रह सके। अभी लिली को भूख लगी हुई थी, साथ ही उसके कपड़े भी फटे हुए थे, इसलिए जिनोस उसे कपड़े दिलाता है और रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए आता है। अभी लिली देखती है कि जिनोस ने उसके लिए तो खाना खरीदा पर अपने लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। लिली कहती है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। जिनोस कहता है कि उसका पेट भरा हुआ है, लेकिन असल बात यह है कि जिनोस के पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो सारे पैसे लिली के कपड़े और उसके खाने खरीदने में खर्च कर चुका है। अभी सब लिली खाना खा रही थी तो जिनोस मन में सोच रहा था कि उसे किसी न किसी तरह से पैसे कमाने का कोई तरीका सोचना होगा, क्योंकि उसने अपनी गोल्ड फीनिक्स टीम को छोड़ दी, इसलिए अब उसके पास पैसे कमाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इतने में ही वो नोटिस करता है कि अचानक रेस्टोरेंट के अंदर एक आदमी ने एंट्री ली, जिसके हाथ पर बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी हुई थी। वो किसी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से बच कर आया है। जरूर वो किसी बड़ी लड़ाई में फंस चुका था। वो एक डेमी ह्यूमन है जो कि एक लिजार्ड पर्सन है। अभी जिनोस तुरंत ही उसके पास आया। वैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि वो लिजार्ड मैन किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया, तो इसका कारण ये है कि अभी बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है और रात के समय डॉक्टर लोग भी खा के सोते हैं। जिनोस गरीब है, इसलिए अभी वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। यहाँ जिनोस उस लिजार्ड मैन के पास आता है और उससे कहता है कि ये जरूर तुम्हें किसी मैजिकल गन से लगी है, क्योंकि साफ दिख रहा था कि गन पाउडर तुम्हारी बॉडी में फैल चुका है। हालांकि वो एक लिजार्ड पर्सन है, इसका मतलब उसके चोट है कुछ दिनों में अपने आप ही हील हो जाएगी, लेकिन तब तक उसे दर्द सहना होगा और साथ ही इंजरीज थोड़ी और ज्यादा बढ़ सकती है। अभी जिनोस ने ये सब कहा तो उस पर लिजार्ड मैन को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि अभी रात है और वैसे भी ये चोट इतनी ज्यादा है कि नॉर्मल हीलर इसे ठीक नहीं कर सकते और जो बड़े हीलर हैं वो बहुत ज्यादा पैसे लेंगे। पर अचानक ही जिनोस ने अपनी हीलिंग पावर की मदद से उसकी चोट को ठीक कर दिया। वो लिजार्ड मैन ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो जिनोस से पूछता है कि आखिर जिनोस है कौन, जिस पर जिनोस कुछ भी कह पाता। इससे पहले लिली वहां आकर कहने लगती है कि जिनोस एक लेजेंडरी हीलर है। ये सुनकर वो लिजार्ड मैन खुश हो गया। उसने तुरंत ही अपने पास से कुछ सिक्के निकालकर जिनोस को दे दिए और जाते वक्त कहा कि वो जिनोस के बारे में और भी लोगों को बताएगा। अभी वो लिजार्ड मैन तो वहां से चला गया था, लेकिन जिनोस मन में सोच रहा था कि आखिर उसने जिनोस को पैसे क्यों दिए। पर कुछ समय में जिनोस को समझ आ जाता है कि असल में जिनोस ने उसका इलाज किया, इसी वजह से उसे पैसे मिले हैं। इसका मतलब ये जिनोस की मेहनत की कमाई है। अभी इस चीज से जिनोस को एक आइडिया आता है, वो यहाँ खुद का क्लिनिक ओपन कर सकता है। हालांकि क्लिनिक ओपन करने के लिए उसे एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक स्लम एरिया से बिलोंग करता है। मतलब जिनोस ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं है जिसकी बड़ी पहचान हो, इसलिए लाइसेंस मिलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। और साथ ही अगर लाइसेंस लेता है तो फिर उसे गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा। इसी वजह से इलीगल धंधा सबसे अच्छा रहेगा। यही सोचकर जिनोस ने फैसला कर लिया था कि अब वो एक इलीगल डॉक्टर बनेगा। खैर इस तरह के इलीगल काम में लिली जैसी छोटी बच्ची को बीच में लाना ठीक नहीं होगा। इसी वजह से जिनोस उससे कहता है कि वो अब फ्री है, वो जहाँ मर्जी चाहे जा सकती है। लेकिन लिली ने फैसला कर लिया था कि वो जिनोस की मदद करेगी। जिनोस कहता है कि इस चीज में खतरा है और इस चीज में जिनोस कई सारे नियमों को भी तोड़ेगा। लेकिन लिली कहती है कि उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय पहले जिनोस ने लिली के लिए एक गोल्डन कॉइन दिया है। इसका मतलब अब जिनोस लिली का मास्टर है। साथ ही लिली जिनोस को ब्लैकमेल करने लग जाती है, ये कहकर कि अगर वो उसे अकेले छोड़ेगा तो शायद लिली को फिर से कुछ स्लेव बना ले और
अगर ऐसा हुआ तो इस चीज का जिम्मेदार जिनोस ही होगा। अब यहाँ ना चाहते हुए भी जिनोस ने बात मान ली थी। इसका मतलब अब इस टाइम से लिली जिनोस की असिस्टेंट बन चुकी है। खैर अभी इन्हें एक क्लिनिक चाहिए। ये क्लिनिक एक ऐसी जगह पर खोल सकते हैं जो कि इनकी खुद की हो, इससे इन्हें रेंट ना देना पड़े। लेकिन जिनोस के पास भी घर नहीं है, इसलिए सबसे पहले उन्हें ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ वो रह सके। अभी जिनोस के पास पैसे भी नहीं है, इसलिए ये उस जगह पहुँचते हैं जो कि सिटी से दूर है, मतलब ऐसी जगह जहाँ लोग नहीं आते जाते। अभी जिनोस इस तरह की जगह पर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ रहने के लिए पैसे नहीं लगेंगे। जिनोस को एक मेंशन मिल चुका था जो कि देखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन डरावना होने की वजह से ही जिनोस इसे अफोर्ड कर सकता है क्योंकि ये फ्री है। वैसे अभी लिली को ये आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आया था क्योंकि ये घर सच में एक हॉन्टेड हाउस की तरह लग रहा था। वो कह रही थी कि अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हमें यहाँ रैत भी मिल सकते हैं। जिनोस को नहीं पता कि रैत होते क्या है, इसलिए लिली उसे बताती है कि रैत एक तरीके के मॉन्स्टर होते हैं जो भी किसी भी ह्यूमन को सिर्फ टच करके उसे जान से मार सकते हैं। असल में वो रैत क्रिएचर सामने वाले ह्यूमन की लाइफ फोर्स को चूस लेते हैं। अभी जीनियस को इस चीज से बिल्कुल भी डर नहीं लगा था, इसलिए वो उस मेंशन के अंदर जाने का फैसला करता है। वो लिली को अंदर लेकर आता है। अंदर पूरे में अंधेरा था, इसलिए उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और लिली तुरंत ही अपने मैजिक की मदद से टॉर्च जलाती है। जिनोस को पता नहीं था कि वो मैजिक इस्तेमाल कर सकती है, पर लिली कहती है कि वो सिर्फ बेसिक स्पेल यूज करना जानती है। खैर उन बेसिक स्पेल्स की मदद से अभी वहाँ रोशनी हो चुकी थी। रोशनी में जिनोस देखता है कि मेंशन की कंडीशन बहुत अच्छी है, मतलब भले ही वो पुराना और हॉन्टेड टाइप का हो, लेकिन जो दीवार और जो छत है बहुत ज्यादा मजबूत है। जिनोस इस जगह को एक क्लिनिक बना सकता है। वैसे लिली को अभी भी आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि इस तरह के हॉन्टेड हाउस में आखिर कोई मरीज कैसे आएगा। खैर अचानक ही वहाँ किसी की एंट्री होती है। ये एक रैत है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये रैत क्रीचर कितने अच्छे दिखते हैं। वैसे इससे हम कहानी की शुरुआत में मिल चुके हैं। इसका नाम कैमिला है। अभी ये जेनिस की लाइफ फोर्स को पूरी तरह से चूसने के लिए तैयार थी। वो जेनिस पर हमला करती है, लेकिन जेनिस इजिली एक हीलिंग स्पेल की मदद से उसे रोक लेता है। अभी हमें पता चलता है कि जिनोस को ये तो पता नहीं था कि असल में रैत क्रिएचर इस तरह के होते हैं, लेकिन वो पहले इस तरह के क्रिएचर से लड़ चुका है, बस वो नाम नहीं जानता था। ऑस्टिन का जब भी मूड खराब होता था तो वो जिनोस को अकेले ही बड़ी बड़ी लेबनेट में भेज देता था, जिससे कि जिनोस थोड़ा परेशान हो और ऑस्टिन एंजॉय कर सके। लेकिन इसका उल्टा हुआ, जिनोस इस चीज से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है, साथ ही उसका हीलिंग मैजिक भी पावरफुल हो चुका है। इस तरह के रैत मॉन्स्टर उसके सामने भी नहीं लगते, साथ ही उसका हीलिंग मैजिक भी पावरफुल हो चुका है। रैत मॉन्स्टर उसके सामने कुछ भी नहीं लगते। इसी वजह से उसने कैमिला को एक ही स्पेल में दूर हटा दिया था। अभी जिनोस सबसे पहले कैमिला से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना कि हम यहाँ बिना बताए आए, लेकिन हमें ये जगह चाहिए एक क्लिनिक ओपन करने के लिए। तुम भी चाहो तो यहाँ रह सकती हो। अभी सुनकर कैमिला बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी क्योंकि एक तो जिनोस ने अपनी पावर से पीछे हटा दिया और अब वो यही रहने की बात कर रहा है। कैमिला असल में क्वीन ऑफ रैथ है, इसलिए उसके अंदर थोड़ा ज्यादा एटीट्यूड है और होना भी चाहिए। अभी उसी एटीट्यूड के साथ वो कई सारे अनडेड मॉन्स्टर को समन करती है जिनोस पर हमला करने के लिए। वो सभी मॉन्स्टर एक साथ हमला कर रहे थे, लेकिन जिनोस ने जैसे ही अपनी एनर्जी रिलीज की तो वो सभी प्योरीफाई हो गए। यहाँ हमें पता चलता है कि जो हीलिंग मैजिक है वो अनडेड्स पर कुछ ज्यादा ही असर करता है। वैसे अब ये देखकर कैमिला बहुत ज्यादा घबरा गई। वो सोच रही थी कि कहीं जिनोस उसे ही प्योरीफाई न कर दे। क्या जिनोस ऐसा नहीं करने वाला, वो ऐसा करना जानता तो है लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता। जिनोस कहता है कि हम तुम्हारे घर में जबरदस्ती घुस आए, लेकिन हमें इस घर की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे ज्यादा जगह नहीं चाहिए, सिर्फ लिली के लिए एक बेडरूम और एक रूम जिससे मैं क्लिनिक बना सकूं। बस इतना अगर मुझे मिल जाए तो मैं उतने में ही खुश हूँ। हालांकि कैमिला ये बात जानती है कि जिनोस इजिली उसे खत्म कर सकता है, इसी वजह से वो ज्यादा नेगोशिएशन नहीं करती और फर्स्ट फ्लोर जिनोस के नाम कर देती है और कहती है कि सेकंड फ्लोर में मैं रहूंगी, वहाँ तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जिनोस ने भी इस कंडीशन के लिए हाँ करती थी। अभी वहाँ लिली जो कि पहले रैत मॉन्स्टर के बारे में सोचकर डर रही थी, वो अभी सोच रही थी कि उसे ज्यादा किसी से डरने की जरूरत नहीं चाहिए। वैसे इसके बाद अब सीन सीधा अगले दिन पर आता है। हम देखते हैं कि इनकी एक क्लिनिक खुल चुकी है, लेकिन अब चाहिए पेशेंट, क्योंकि इनकी क्लिनिक के बारे में किसी को भी नहीं पता, तो पेशेंट मिलना थोड़े से मुश्किल होंगे। अभी यही सोचते हुए लिली जिनोस को आइडिया देता है कि हमें हमारे हॉस्पिटल की या यूं कह लो कि क्लिनिक की एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। हालांकि जिनोस को यह आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि ये एक इलीगल बिजनेस है। अगर वो एड्स चलाएंगे तो इससे रॉयल हॉस्पिटल वालों को पता लगेगा और फिर डॉक्टर से जिनोस को वकील बनना पड़ेगा। इसी वजह से जिनोस ये आइडिया ड्रॉप कर देता है और कहता है कि चिंता मत करो, पेशेंट जल्दी यहाँ आते होंगे। अचानक ही किसी ने गेट नॉक किया। जब लिली खुश होकर वहाँ पहुँचती है कि एक पेशेंट आया होगा, तो गेट खुलते ही उसने देखा कि ये तो वही लिजार्ड मैन है जिसे अभी एक दिन पहले जिनोस ने ठीक किया था। जिनोस जानता है कि वो यहाँ जल्दी आएगा क्योंकि उस लिजार्ड मैन के हाथ पर जो चोट लगी थी वो मैजिक गन से लगी है, मतलब एक मैजिकल बुलेट से, जो कि लीगली को यूज नहीं करता। और अगर इलीगली किसी ने हमला किया है तो इसका मतलब वो लिजार्ड मैन भी किसी इलीगल काम में जुड़ा हुआ है।
है। अगली बात है तो नॉर्मल हॉस्पिटल जा ही नहीं सकता, जब भी उसे चोट लगेगी उसे यही आना पड़ेगा। हालांकि अभी वो खुद के लिए यहाँ नहीं आया। जब जिनोस और लिली उस पेशेंट के बारे में पूछते हैं तो वो अपनी सिस्टर को आगे करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जोफिया है, जिससे हम पहले मिल चुके हैं। अभी जोफिया के हाथ पर भी सेम लिजर्ड मैन जैसी खतरनाक चोट लगी हुई थी, या यूं कह लो कि कुछ ज्यादा ही चोट लगी हुई है। ये चोट उसे पिछले दिन रात को लगी थी, इसका मतलब पूरा एक दिन बीत चुका है। जिनोस जब वो चोट देखता है तो समझ जाता है कि ये चोट भी मैजिक बुलेट से लगी है और उस बुलेट में पॉइजन था, जो कि अब जोफिया के हाथ में फैल चुका है। जिनोस कहता है कि ये सच में सीरियस चोट है, हमें जल्द से जल्द इसका इलाज करना होगा। साथ ही जिनोस बताता है कि हमें इस हाथ को काटने की जरूरत है, वरना ये पॉइजन पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अभी ये सुनकर जोफिया हैरान थी। वो कहने लगती है कि मुझे ये चीज नहीं पता थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इस हाथ को निकाल देने से मेरी जान बचती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरे हाथ की सर्जरी को कर सकते हो और इसमें पैसे कितने लगेंगे? ये सुनकर जिनोस बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। मतलब उसने अमाउंट तो उनकी वर्ल्ड के हिसाब से बताई थी, लेकिन यूँ समझ लो कि जो दूसरे हॉस्पिटल होते हैं लीगल वाले, वो इतने पैसे लेते हैं उससे बहुत ज्यादा पैसे। अभी ये चीज सुनकर जोफिया और साथ ही उसके भाई जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि ये चीज सही नहीं है, लेकिन जिनोस को अपने प्राइस बिल्कुल भी सही लग रहे थे। जोफिया कहने लगती है कि शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि यहाँ लोग उसे जोफिया द थंडर के नाम से जानते हैं। जिनोस कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता है। जिनोस ने इस जगह पर रुकने से पहले यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। इस जगह को 3 सीक्रेट अंडरग्राउंड गैंग चलाती है। मतलब या यूँ कह लो कि इस जगह पर 3 गैंग्स का राज चलता है, जिसमें से एक गैंग की लीडर है जोफिया। वो एक परफेक्ट बडी है, लेकिन जिनोस को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनोस को पैसे कमाने हैं। जिनोस कहता है कि देखो, तुम अगर किसी रॉयल हॉस्पिटल में चली भी जाओ तो भी तुम प्रॉब्लम में फंसोगी, इसलिए मुझसे इलाज करना ज्यादा अच्छा है। मैं अभी के लिए तुम्हारा हाथ फिर से ठीक कर दूंगा। यहाँ वो रिजनरेट करने की बात कर रहा था, जो सुनकर जोफिया हैरान हो गई, क्योंकि नॉर्मल हीलर्स ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि अब उसने इस चीज के लिए हाँ कर दी थी। जिनोस उसे वही टेबल पर लेटने का कहता है और अपनी मैजिक पावर से एक ब्लेड क्रिएट करता है। जोफिया ने इस तरह का टूल आज तक कभी नहीं देखा, इसी वजह से वो फिर से थोड़ा शॉक हो चुकी थी। जिनोस बताता है कि ये टूल बहुत ज्यादा शार्प है, जिससे जोफिया को पता भी नहीं चलेगा और जिनोस उसका हाथ अलग कर देगा। साथ ही जिनोस अपने दूसरे हाथ से हीलिंग मैजिक के थ्रू उस जगह को नम कर रहा था जहाँ से वो कट लगने वाला है। जोफिया देखकर इम्प्रेस थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जिनोस इतना अच्छा हीलर है, या यूं कह लो कि इतना अच्छा डॉक्टर है। जिनोस यहाँ बहुत ही इजीली उसके हाथ को अलग करता है और बाद में अपनी हीलिंग पावर से उसके हाथ को रीजनरेट कर देता है। पूरी सर्जरी में बस कुछ मिनट लगे थे, जिस वजह से जोफिया भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। वो जिनोस से कहती है कि तुमने जितने पैसे मांगे थे वो सच में वर्थ इट है। साथ ही आगे से मेरे आदमियों को कभी भी चोट लगेगी तो मैं तुम्हारे क्लिनिक पर भेज दूंगी। तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जिस पर जिनोस कहता है कि बिल्कुल नहीं, बस मुझे पैसे मिलने चाहिए और मैं सबका इलाज कर दूंगा। वैसे अभी इस दिन की बात से डायरेक्ट कुछ दिन बाद का सीन आता है। जिनोस को तब तक अच्छे खासे पेशेंट मिलना शुरू हो गए थे। ये पेशेंट असल में जोफिया के ही आदमी थे, जो कि किसी लीगल हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, इसलिए जिनोस के पास आते हैं। जिनोस उन सभी का इलाज करता है और अच्छे खासे पैसे कमाता है। अभी जिनोस का काम बहुत बढ़िया चल रहा था, इसलिए दोपहर के टाइम लिली चाय बनाती है और जिनोस को एक ब्रेक लेने का कहती है। जिनोस उसे थैंक्स बोलता है और नोटिस करता है कि टेबल पर 3 कप रखे हुए हैं। वो लिली से पूछता है कि तीसरा कप किसके लिए? लिली बताती है कि ये कैमिला के लिए है। हालांकि जिनोस को नहीं लगा था कि कैमिला उसके साथ बैठकर चाय पिएगी, लेकिन न जाने के ऊपर कैमिला को चाय पीना पसंद है, इसलिए वो वहाँ उनके सामने आ जाती है और चाय पीने लगती है। अभी लिली पूछ रही थी कि आखिर ये जोफिया के आदमी इतने ज्यादा इंजर्ड क्यों रहते हैं। मतलब जिनोस किसी का इलाज करता है और 2 दिन बाद वही सेम पर्सन फिर से आकर जिनोस से इलाज करवाता है। इसके पीछे जरूर कुछ तो कारण होगा। जिनोस कहता है कि बात सिंपल है, जोफिया ने खुद बताया था कि वो गैंग लीडर है। यहाँ 3 गैंग राज करती हैं, इसका मतलब उन तीनों गैंग में लड़ाइयाँ होती रहती होंगी और जरूर कोई वॉर चल रही है, जिसके कारण से लोग इंजर्ड हो रहे हैं और हमारे पास आ रहे हैं। बस नोटिस करने वाली बात ये थी कि जिनोस के पास जो भी लोग आ रहे हैं वो सिर्फ लिजर्ड मैन फैक्शन के हैं और किसी दूसरे फैक्शन के लोग अभी तक जिनोस के पास नहीं आए। खैर, मेरे अभी इतना कहने की देरी थी कि तभी जिनोस का गेट टूटा और लिंगा, जो वुल्फ फैक्शन की लीडर है, वो अपने बहुत सारे वुल्फ मैन के साथ क्लिनिक में घुस आई। वो यहाँ पर जिनोस को खत्म करने के लिए आई थी। वो जिनोस को बताती है कि उनके और लिजर्ड फैक्शन के बीच बहुत समय से लड़ाई चल रही है। ये लोग लिजर्ड मैन को कितनी भी चोट पहुंचाए, वो अपने आप ही अगले दिन ठीक होकर उनके सामने आ जाते हैं लड़ने के लिए। इस तरह से लड़ाई चलती रहती है, तो वो कभी लिजर्ड फैक्शन को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए उन्हें लिजर्ड मैन के हीलर को खत्म करना होगा। हालांकि जिनोस बताता है कि वो उनका पर्सनल हीलर नहीं है, वो सिर्फ यहाँ क्लिनिक चलाता है और जो उसके पेशेंट आते हैं वो बिना उसके फैक्शन पूछे उनका इलाज करता है। अभी लिंगा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जिनोस को खत्म करना था, इसलिए उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वो जाकर जिनोस को जान से मार दें। वो तुरंत ही कुल्हाड़ी लेकर जिनोस पर हमला करने लगे, लेकिन डिफेंसिव मैजिक के कारण उनके हमले जिनोस को टच तक नहीं
कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि जिनोस की बॉडी आयरन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जिनोस को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंच रहा था, बस इससे वो आदमी थक रहे थे। इसी वजह से लिंगा ने दूसरा आइडिया निकाला और उन्हें ऑर्डर दिया कि वो जिनोस का क्लिनिक ही डिस्ट्रॉय कर दे। अगर क्लिनिक ही नहीं रहेगा तो जिनोस किसी का इलाज नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वो वहाँ क्लिनिक में तबाही मचाने लगे थे, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि इस क्लिनिक के कागज अभी भी कैमिला के नाम पर है। कैमिला वहाँ सामने आती है और उसे देखकर सभी की फट जाती है। वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक रैत मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। कैमिला सिर्फ उन्हें टच करेगी और वो मारे जाएंगे, इसलिए कैमिला से पंगा लेना बेवकूफी होगी। हालांकि अभी इस चीज से वो डर रहे थे, लेकिन कैमिला उन्हें जान से नहीं मारती क्योंकि जिनोस ने उसे रोक दिया था। जिनोस नहीं चाहता कि उसके क्लिनिक में किसी की जान जाए। वैसे भी क्लिनिक में जो भी डैमेज पहुंचा है उसका खर्चा लिंगा और बाकी से निकलवा लेगा। साथ ही जिनोस को वो नए पेशेंट मिल चुके थे क्योंकि लिंगा का कुछ नहीं बिगड़ सकता। वो जिनोस ने भी ये चीज बता दिया कि वो लिजार्ड फैक्शन का पर्सनल हीलर नहीं है। इसका मतलब उसके पास जो कोई भी आएगा वो इसका इलाज करेगा, बस डिमांड है कि वो पैसा होना चाहिए। अब लिंगा और उसके आदमी वहां से चले गए थे। इस पॉइंट तक जिनोस ने दो फैक्शन को अपना बना लिया है, साथ ही उनके लोगों को भी जिनका जिनोस इलाज करता है और पैसे कमाता है। अब बारी थी थर्ड फैक्शन की, लेकिन उससे कोई भी जिनोस से कुछ दिन तक मिलने के लिए नहीं आया। अचानक ही जिनोस के पास एक और आता है जो कि अकेला था। जिनोस उसे क्लिनिक में बुलाता है और बताता है कि लुलू जिनोस से मिलना चाहती है। जिनोस लुलू को पहचान गया था। लुलू असल में थर्ड गैंग लीडर है जो कि ऑर्क और ऑग्रेस को कंट्रोल करती है। लुलू ही बाकी सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। साथ ही इनके पास बाकी जो फैक्शन से ज्यादा पावर है क्योंकि स्ट्रेंथ के कारण ये क्रिस्टल माइनिंग कर सकते हैं, जिससे इन्हें ज्यादा पैसा मिलता है और ये अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर पाते हैं। अभी लुलू ने जिनोस को अभी तक कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की थी। इससे जिनोस समझ रहा था कि लुलू ऐसी पर्सन नहीं है जैसा लिंगा और जोफिया थे, मतलब कि हमला करने वाले लोग। इसलिए जिनोस उस और की बात ध्यान से सुनता है और ऑर्क बताता है कि लुलू किसी प्रॉब्लम में है और उसे जिनोस की मदद की जरूरत है। जिनोस कहता है कि क्या सच में लुलू ऐसी पर्सन है जिससे आमने सामने अच्छे से बात की जा सकती है। तो इस पर वो ऑर्क कहता है कि बिल्कुल, अभी तक जितने भी लोगों से वो मिला है उनमें से सबसे ज्यादा समझदार लुलू ही है। जो सुनकर जिनोस उसके साथ चलने को मान जाता है। अगले दिन में जिनोस लुलू के सामने था। लुलू अपने थ्रोन पर बैठी हुई थी। जिनोस सबसे पहले उससे यही पूछता है कि आखिर लुलू को जिनोस के बारे में कैसे पता चला, जिस पर वो बताती है कि अभी हाल ही में लिजार्ड फैक्शन और वुल्फ फैक्शन के सभी लोग वॉर चलते इंजर्ड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी एक की भी जान नहीं गई। इसका मतलब कोई भी अंडरग्राउंड ही उनकी मदद कर रहा है और उन्हें ठीक कर रहा है। जिनोस ही सुनकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि अभी भी लोगों को लगता है कि वो अंडरग्राउंड रहकर काम करता है, जबकि जिनोस ऐसा नहीं बताना चाहता। जिनोस चाहता है कि उसके कस्टमर बढ़े और वैसे अभी इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद जिनोस खुद ब खुद आगे बढ़कर यहाँ लुलू के सामने आता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसे चेक करने लगता है। जिनोस बस अपनी एनर्जी से पूरी बॉडी चेक कर रहा था, मतलब उसने लुलू को बिल्कुल भी टच नहीं किया था। यह जिनोस को पता चलता है कि लुलू की अपर बॉडी पर कहीं भी चोट नहीं है। अपर बॉडी मतलब बाहरी तरफ से कहीं भी चोट नहीं है। इसका मतलब जरूर उसे कोई इंटरनल इंजरी हुई है। जिनोस जब इंटरनल चेक करने लगता है तो लुलू ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि नॉर्मल हीलर्स ऐसे नहीं कर सकते। वो जिनोस से कहती है कि सच में एक स्किल्ड हीलर हो। खैर जिनोस अपने काम पर ध्यान देता है। जिनोस को पता चलता है कि लुलू के पेट के अंदर एक माना स्टोन है जो कि कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। अभी वो जो स्टोन था वो उसके पेट से थोड़ा नीचे की तरफ था। इसका मतलब लुलू अगर स्टोन से उठती है तो वो वहीं ब्लास्ट कर जाएगा। इसी वजह से लुलू खुद चलकर जिनोस की क्लिनिक तक नहीं आ पाई। अभी जिनोस समझ चुका था कि जरूर लुलू को ये स्टोन किसी ने खाने में छुपा कर दिया था, लेकिन लुलू बताती है कि ऐसा नहीं है। वैसे भी वो स्टोन पेट से थोड़ा सा नीचे की तरफ है। अब तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि अगर वो स्टोन किसी दूसरे रास्ते भी आ जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लुलू बताती है कि उसने वो स्टोन खुद खा लिया था और वो भी चबाकर, जिस वजह से बारीक टुकड़े होने की वजह से वो पेट में इतना अंदर की तरफ पहुंच गया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। लुलू ऑलरेडी ये चीज एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो स्टोन ब्लास्ट करेगा। वैसे चबाने के बाद वो स्टोन फिर से रिफॉर्म हो चुका है, मतलब जुड़ चुका है। अभी वो एक्टिवेट है। इसका मतलब कुछ ही घंटों में वो ब्लास्ट कर जाएगा। अभी लुलू को लगता है कि वो मरने वाली है। इसी वजह से उसने जिनोस को यहाँ बुलाया। जिनोस को लग रहा था कि वो स्टोन अपने आप ही निकल जाएगा, लेकिन लुलू बताती है कि वो पहले ही एक्टिवेट हो चुका है और बस कुछ घंटे बचे हुए हैं उसे ब्लास्ट करने में। लुलू को लगता है कि जिनोस उसकी मदद नहीं कर सकता। इसी वजह से वो जिनोस से कहती है कि उसने जिनोस को उसकी मदद के लिए नहीं बुलाया, बल्कि वो जिनोस को कुछ देना चाहती है। इतना कहकर वो जिनोस की तरफ एक चाबी फेंकती है। जिनोस ने वो कैच कर ली थी, लेकिन उसे नहीं पता कि ये किस चीज की चाबी है। लुलू बताती है कि उनके पास जितना भी ट्रेजर है वो जिनोस के नाम कर रही है। उसने जब जिनोस की इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो उसे पता चला कि जिनोस एक अच्छा लड़का है। जिनोस जो छोटे बच्चे हैं उनका फ्री में ट्रीटमेंट करता है और इसी चीज से उसने सोच लिया कि वो अच्छा आदमी होगा। अभी वो मरने वाली है और वो ऑर्क और ऑग्रेस की लीडर है। इसका मतलब उसके जाने के बाद कोई उन लोगों का ख्याल रखने वाला नहीं होगा, इसलिए वो चाहती है कि जिनोस उन सभी को संभाले। और जिनोस कहने लगता है कि ये किसने कहा कि तुम मरने
मरने वाले हो। इतना कहकर जिनोस फिर से उसके नजदीक आता है और एक ब्लेड समन करता है। ये वही सेम ब्लेड है जिसमें जिनोस ने जोफिया का हाथ काटा था। अभी जिनोस ने जैसे ही अपना दूसरा हाथ यहाँ लुलू के पेट पर रखा तो ये देखकर लुलू के आदमी आगे बढ़ने लगे, लेकिन जब तक वो आगे बढ़ पाते तब तक वो जिनोस ऑलरेडी ऑपरेशन खत्म कर चुका था। उसने लुलू का पेट कट किया और उस स्टोन को बाहर निकाला और वापस हीलिंग मैजिक की मदद से पेट को जोड़ दिया। यहाँ ये सब देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। खैर वो स्टोन सच में खतरनाक है, अगर वो जिनोस के हाथ में ब्लास्ट करता है इससे वो गुफा तबाह हो जाएगी। इसी वजह से जिनोस ने उसे अपने दोनों हाथों के बीच दबा लिया और फिर जोर से प्रेस किया, जिससे वो धमाका जिनोस के हाथ में ही हो गया। अभी जिनोस ने डिफेंसिव मैजिक से अपने हाथ को कवर कर रखा था, इसलिए जिनोस के हाथों को कुछ नहीं हुआ, वरना वहाँ सच में बहुत तेज धमाका होता। अभी ऐसा करने के बाद जिनोस वो चाबी वापस से लुलू को दे देता है। लुलू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, साथ ही वो जिनोस से इम्प्रेस थी। वो कहने लगती है कि तुम मुझे पसंद आए, तुम चाहते तो मेरा पैसा रख सकते थे, साथ ही मेरे आदमियों की पावर भी तुम्हारे साथ होती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जिनोस कहता है कि मैं सिर्फ वो पेशेंट का इलाज कर उतना ही पैसा लेता हूँ जितना मेरी फीस बनती है। इस चीज से लुलू और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो जिनोस को प्रोमिस करती है कि अगर जिनोस को भी कभी भी जरूरत पड़ी तो वो उसकी मदद करेगी, साथ ही अगर जिनोस चाहे तो उसके आदमियों को एज ए गार्ड भी रख सकता है अपने क्लिनिक के बाहर, लेकिन जिनोस उसे मना कर देता है क्योंकि गार्ड्स का वहाँ बाहर खड़ा होना ठीक नहीं होगा। वैसे अब सीन के बाद से कुछ दिन बीत जाते हैं और जिनोस नोटिस करता है कि लुलू, जोफिया और लिंगा तीनों ही बार बार उसके क्लिनिक पर आती हैं, जबकि कई बार तो उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। अब जिनोस यही याद करते हुए कह रहा था कि शायद उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, इसी वजह से वो बार बार उसके क्लिनिक पर चली आती हैं। लेकिन कैमिला सब कुछ समझ चुकी थी। वो कहने लगती है कि इसका एक रीजन है और वो ये है कि वो तीनों ही तुम्हें लाइक करने लगे हैं। हालांकि जिनोस को ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो एक बस नॉर्मल हीलर है, लेकिन कैमिला जानती है कि वो क्या कह रही है। हालांकि अभी लिली इस चीज से थोड़ी उदास थी क्योंकि जल्दी उन तीनों लड़कियों में से कोई ना कोई जिनोस का अटेंशन पा लेगी और फिर शायद वो एक दूसरे को डेट करने लग जाए। इसके बाद जिनोस लिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा। इस चीज पर जिनोस कहता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि भले ही वो तीनों कितनी भी अच्छी दिखती हो पर वो तीनों ही बड़ी अजीब है। ऐसा मैं नहीं बल्कि जिनोस कह रहा था। पर तभी कैमिला कहने लगती है कि तुम तैयार रहना क्योंकि जल्दी वो तीनों लड़ाई करेंगी, ये डिसाइड करने के लिए कि आखिर जिनोस किसका होगा। जिनोस को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। वो कहता है कि पर ऐसा थोड़ी हो सकता है। पर अगले ही दिन सबसे पहले जोफिया आती है जो कि जिनोस के लिए बहुत सारा खाना लेकर आई थी। वो कहती है कि हम एक लड़ाई करने वाले हैं, इसके बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकती, पर शायद ये लड़ाई आखिरी लड़ाई होगी। अभी इतना कहकर वो चली गई। जिनोस को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, पर बाद में लिंगा और लुलू भी आए और उन्होंने भी यही सेम बात कही। इससे जिनोस भले ही ज्यादा कुछ न समझ पाया हो, पर कैमिला सब कुछ जानती थी। वो जिनोस से कहने लगती है कि जरूर आखिर में रिवॉर्ड तुम होगे और ना जाने के ऊपर तुम्हारे इस रिस्क की वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अभी जिनोस को आधी बात तो सच ही लग रही थी, लेकिन आधी सच नहीं लग रही थी। जिनोस तो ये मानता है कि अगर लड़ाई हुई तो कई लोग मारे जाएंगे और जिनोस किसी को मरने नहीं दे सकता, इसलिए वो फैसला करता है कि वो भी उस जगह पर जाएगा। लड़ाई दोपहर को होने वाली थी, इसलिए जिनोस थोड़ा जल्दी पहुंच गया। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। जिनोस को वहां देखकर वो तीनों ही लड़कियां खुश थी। जिनोस कहता है कि वो उन्हें रोकने के लिए नहीं आया, वो जब तक चाहे तब तक लड़ सकती हैं। जिनोस बस यहाँ से लड़ाई होते हुए देखेगा। अभी जिनोस को एज अ वॉचर देखकर वो तीनों ही खुश थी। वो डिसाइड करती है कि इस लड़ाई में वो अपनी पूरी पावर लगा देंगी और आखिर में जो जीतेगा वो जिनोस से फुल नाइट बॉडी चेकअप करवाएगा। जिनोस ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसे लगा नहीं था कि आखिरी रिवॉर्ड के तौर पर ये चीज रखी होगी। खैर मैं जिनोस की जगह होता तो ये लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होने देता। अगर जिनोस चाहे तो तीनों का बॉडी चेकअप कर सकता है, इसके लिए लड़वाने की क्या जरूरत। लेकिन जिनोस बेवकूफ है, इसी वजह से उसने लड़ाई शुरू होने दी। अभी वो तीनों ही एक दूसरे की अपोनेंट है, इसका मतलब दो मिलकर किसी एक से बिल्कुल भी नहीं लड़ेगी। इसी कारण से लड़ाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जब लिंगा और जोफिया लड़ाई कर रहे थे तो लुलू बीच में आने की कोशिश करती है, पर जोफिया सामने से हट जाती है। पर बाद में ये फिर से लड़ने लगे थे, लेकिन अचानक लुलू ऊपर की तरफ से आकर हमला करती है, जो देखकर ये दोनों ही फिर से पीछे हट जाते हैं। इस पॉइंट पर तीनों ही एक एक बार पीछे हट चुके थे और उन्होंने नोटिस किया कि वो पीछे तो हटे लेकिन अलग डायरेक्शन में पीछे हटे, मतलब उनके पीछे किसी दूसरे फैक्शन के आदमी खड़े हुए हैं। ये तीनों सबसे पावरफुल लड़कियां हैं और ये इजिली उन सभी आदमियों को हरा सकती हैं। यही सोचकर वो पहले उन फैक्शन को खत्म करने लगी, जिसके बाद में ये उन फैक्शन की लीडर से लड़ पाए। तुम्हें ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझ लो कि जोफिया जिस फैक्शन के लोगों के सामने थी वो उन लोगों पर हमला करने लग जाती है और सेम लिंगा लुलू भी करते हैं। वो अभी दूसरे फैक्शन के लोगों को खत्म करने में लगे हुए थे, जबकि उन आदमियों को तो बॉडी चेकअप भी नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी वो चोट खा रहे हैं। अभी देखा जाए तो इस लड़ाई में कई लोगों की जान जाने वाली थी, लेकिन पूरे 6 घंटे बीत गए पर किसी की बॉडी पर भी एक सिंगल खरोच नहीं है। वैसे तो खरोच आई थी पर जिनोस के हीलिंग मैजिक से सभी की चोटें ठीक हो गई। इन लोगों ने 6 घंटे बाद नोटिस किया कि ये ना ही बिल्कुल थके हैं और ना ही इनकी बॉडी पर कोई चोट है। अभी नोटिस करने के बाद ये चीज क्लियर
क्लियर हो चुकी थी कि ये काम जिनोस का है। वो दूर से सभी को हील कर रहा था, लेकिन इन्होंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी क्योंकि कोई भी हीलर ऐसा नहीं कर सकता। मतलब रेडियस बहुत ज्यादा है, ये लोग जिनोस से बहुत ज्यादा दूरी पर है और साथ ही 6 घंटे बहुत ही ज्यादा समय होता है। वैसे जिनोस उनसे कहता है कि उसने मौत का खेल खेलने की परमिशन दी थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि वो किसी को जान से मार दे। जिनोस कहता है कि अगर अभी भी तुम लोग लड़ना चाहते हो तो लड़ो, बस यहाँ जान किसी की भी ना जाएगी। और एक और चीज, तुम इस तरह से हमेशा लड़ती रह जाओगी लेकिन कभी किसी सोल्यूशन पर नहीं पहुंचोगी। जिनोस की बात बिल्कुल सही थी। वो तीनों भी नोटिस कर रही थी कि इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। वो तीनों ही हाथ मिला लेती हैं, लेकिन वो जिनोस को लेकर हमेशा लड़ती रहेंगी जब तक जिनोस किसी एक का नहीं हो जाता। वो तीनों ही बेवकूफ है। जिनोस ने अभी 6 घंटे के लिए हीलिंग पावर यूज की। अगर वो उस हीलिंग पावर का सही से इस्तेमाल करते तो 2 घंटे इजिली बॉडी चेकअप करवा सकती है, लेकिन यहाँ समझदार सिर्फ मैं ही हूँ। इसी वजह से ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में आया। वैसे अभी वहाँ लिली जिनोस से पूछ रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, मतलब इतनी ज्यादा पावर उसने यूज की, इसका मतलब क्या था। जिनोस कहता है कि टीचर ने एक बार उससे कहा था कि एक 3rd ग्रेड हीलर वो होता है जो चोट को हील कर सके, 2nd ग्रेड हीलर वो होता है जो कि पूरी बॉडी को हील कर सके, और 1st ग्रेड हीलर वो होता है जो कि पूरी धरती को हील कर सके। जिनोस कहता है कि मैं खुद को 1st ग्रेड हीलर नहीं मानता, लेकिन फिर भी इस स्लम एरिया के लिए मैं जितना कर सकता हूँ उतना करूंगा। वैसे एक बात और, जिनोस ने ये जो 6 घंटे तक हीलिंग जारी रखी है उसके जिनोस पैसे जरूर लेगा, और ये मैं नहीं बल्कि जिनोस ने खुद कहा है। तभी वो उन तीनों लड़कियों ने लड़ाई रोकी, ये सोचकर कि आखिर इतने पैसे कौन देगा। वैसे लिली से जिनोस ने ये भी कहा था कि उसने लोगों की मदद इसलिए भी की क्योंकि अगर ये लोग यहाँ मारे जाते तो आखिर फिर जिनोस के पास पेशेंट बनकर कौन आता। खैर लिली सारी बात समझ गई थी। वो जानती है कि जिनोस बस ये सारी बातें ये छुपाने के लिए कह रहा है कि आखिर वो इन लोगों के लिए कितना केयर करता है, क्योंकि वैसे भी अब जब जिनोस ने इन तीनों फैक्शन की दोस्ती करवा दिया तो इसका मतलब पेशेंट ऑलरेडी कम हो जाएंगे। पर फिर भी लिली को जिनोस की यही बात पसंद है। अभी लिली ने ये बात जोर से कही थी पर जिनोस को ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि वो बेवकूफ है। वैसे जिनोस कहता है कि अब हमें पेमेंट लेकर यहाँ से चलना चाहिए। पेमेंट से उसका मतलब फीस से था, 6 घंटे लगातार हीलिंग मचाने की। लिली हैरान थी क्योंकि उसे लगा नहीं था कि जिनोस सच में उन लोगों से पैसे लेगा। पर जिनोस कहता है कि 6 घंटे तक मैजिक एक्टिवेट रखने से उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी चली गई है जिसे रिकवर करना होगा। रिकवर करने के लिए उसे दूध की जरूरत है जो कि वो खरीद कर पिएगा क्योंकि वो बेवकूफ है। उसे फ्री में भी मिल सकता था। हालांकि यहाँ से सीन चेंज होकर रॉयल नाइट के कमांडर पर आता है जो कि अभी बहुत ज्यादा टेंशन में है। तभी वहाँ पर वाइस कमांडर क्रिस्टीना की एंट्री हुई जो कि कमांडर से उसकी टेंशन की वजह पूछती है। कमांडर बताता है कि स्लम एरिया में जो डेमी ह्यूमंस की लड़ाई चल रही है वो अचानक ही बंद हो चुकी है। जरूर किसी ने वो लड़ाई रुकवा दी। ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। लड़ाई हो रही थी तब ये बात सीरियस नहीं थी, लेकिन लड़ाई रुक गई, ये चीज सीरियस है। अभी इसके पीछे उसका भी एक अच्छा कारण है। वो बताता है कि यहाँ कैपिटल में जो अमीर लोग हैं और जो नोबल्स हैं वो अमीर और नोबल्स इसलिए है क्योंकि स्लम एरिया में या यूं कह लो कि जो छोटे एरिया में गरीब लोग आपस में लड़ रहे हैं या फिर किसी दूसरी चीज को लेकर बिजी है। अगर वो लोग शांति समझौता कर लेते या फिर फालतू की बातें में दिमाग ना लगाएं तब उन्हें समझ में आएगा कि असल में उन्हें किस चीज की जरूरत है, और फिर वो फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन या इसी तरह की चीजों की डिमांड करेंगे जो चीज कैपिटल के लिए बिल्कुल सही नहीं है, मतलब अमीरों के लिए सही नहीं है। इसी वजह से कमांडर क्रिस्टीना को इस पूरे मिशन का इंचार्ज बना रहा है। क्रिस्टीना को जाकर देखना है कि आखिर ये किसका काम है और उसे इस तरह के काम करने से रोकना है। क्रिस्टीना ने ये मिशन एक्सेप्ट कर लिया था और वो निकल चुकी थी। खैर सीन चेंज होकर जिनोस पर आता है जिसने कहीं गलती से छींक दिया था। इसी वजह से लुलू और लिंगा अभी उसके घर पर आए हुए थे उसे ऐसी कोई चीज देने के लिए जिससे उसकी ठंडी मिट सके। अभी लिंगा एक सॉफ्ट कम्बल लाई थी जो कि असल में उसकी पूंछ का है, और वहीं दूसरी तरफ लुलू अभी कुछ लेकर नहीं आई। वो कहती है कि मेरे पास पहले से ही वो चीज है। अभी जिनोस यहाँ ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करता। वो उनसे कहता है कि उसे ठंड नहीं लगी, वो उसने बस गलती से छींक दिया था। खैर अभी वहाँ जोफिया भी थी जो कि गर्माहट पहुंचाने के लिए नहीं आई बल्कि जिनोस से चेकअप करवाने के लिए आई है। उसे फिर से एक मैजिक बुलेट लगी। हालांकि अब डेमी ह्यूमन में दोस्ती हो चुकी है इसलिए उसे चोट लगना थोड़ी सी और बात है। इसीलिए जिनोस पूछता है कि आखिर तुम्हें चोट कैसे लगी। जोफिया बताती है कि पिछली रात जब वो एक अमीर घर में चोरी कर रही थी जिससे कि वहाँ की कीमती चीजों को वो ले जाकर गरीब इंसानों को दे सके, तब उसकी मुलाकात वाइस कमांडर क्रिस्टीना से हुई जिसने उसे देखते ही मैजिक बुलेट फायर करना शुरू कर दी और इसी बीच उसे चोट लग गई। अभी ये सुनकर सभी को जिनोस की चिंता हो रही थी और वो जिनोस से कह रहे थे कि उसे संभल कर रहना होगा, कहीं वो वाइस कमांडर जिनोस के पीछे ना आ जाए। पर जिनोस को बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। वो कहने लगता है कि आखिर एक वाइस कमांडर एक मामूली अंडरग्राउंड हीलर के पीछे क्यों आएगी। अभी जिनोस ने जब अपनी ये बात पूरी की तभी सीन चेंज होकर सीधा क्रिस्टीना पर आया जो कि अभी दूसरों से जिनोस के बारे में पूछताछ कर रही है। उसने जब स्लम एरिया में एंट्री ली तो देखा कि सभी डेमी ह्यूमंस आपस मिलजुल कर बात कर रहे हैं और पार्टी वगैरह कर रहे हैं। उसे ये चीज हजम नहीं हुई। वो एक लिजार्ड मैन के पास आकर
उससे पूछती है कि आखिर डेमी ह्यूमन की दोस्ती किसने करवाई। वैसे तो लिजार्ड मैन सब कुछ जानता है, वो सब कुछ बता भी सकता था, लेकिन वो सोचता है कि जिनोस अपनी लो प्रोफाइल रखना चाहता है, इसलिए वो कुछ नहीं पता था और कहता है कि मुझे नहीं पता, और इतना कहकर जाने लगता है। उसने तो अपनी दोस्ती निभाई, पर अचानक एक क्रिस्टीना ने गन निकाल ली और सीधा उसकी पीठ पर पॉइंट करते हुए कहा कि सच सच बता दो वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। अभी वो लिजार्ड मैन जिनोस के लिए अपनी जान देने को भी तैयार था, पर तभी जॉन और जोफिया वहाँ आ गए, जिन्हें देखकर क्रिस्टीना तुरंत ही वहाँ से भाग गई, क्योंकि वो इस मिशन में अभी दूसरी प्रॉब्लम इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। खैर जब वो भाग रही थी तो वो जंगल के रास्ते से भाग रही थी, इसी वजह से वो रास्ता भटक गई और उस जगह पहुंच गई जहाँ कैमिला का वो हॉन्टेड हाउस है, जहाँ जिनोस ने क्लिनिक खोल रखी है। अभी रास्ता पूछने के लिए वो उस क्लिनिक में एंट्री करती है तो वहाँ उसे सामने जिनोस दिखता है। वो जिनोस को नहीं पहचानती, इसलिए वो बस उससे नॉर्मल रास्ता पूछ रही थी। जिनोस को सिटी का रास्ता पता है, इसलिए जिनोस उसे रास्ता बताने लगता है, पर तभी वहाँ किचन से लिली निकल कर आती है। अभी लिली के कान देख कर ही वहाँ क्रिस्टीना समझ चुकी थी कि जिनोस गड़बड़ आदमी है। वो तुरंत जिनोस पर गोली चला देती है। उसने गोली सीधा सर पर चलाई थी, जिस वजह से वहाँ एक बहुत से धमाका भी हुआ। अभी लिली इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान थी, मतलब कोई अचानक से आकर किसी पर गोली क्यों चलाएगा। पर क्रिस्टीना बताती है कि उसका सेकंड मिशन था कि उसे उस किडनैपर को ढूंढना है जो सिटी से लोगों को गायब कर रहा है। उसने जब एक एल्फ गर्ल को एक ह्यूमन के साथ देखा तो वो समझ गई कि जिनोस लिली को किडनैप कर रहा है। वैसे अब लिली बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद की मर्जी से यहाँ रह रही है और जिनोस ने लिली को किडनैप नहीं किया बल्कि एडॉप्ट किया। अभी सुनकर क्रिस्टीना भी सोचती है कि हाँ एक स्लेव कभी इतनी खुश नहीं लग सकती, इसलिए सच में उसने गड़बड़ कर दी। हालांकि लकीली उसने जो गोली यूज की थी वो इतनी पावरफुल नहीं है कि किसी की जान ले ले, वो सिर्फ जिनोस को बेहोश कर सकती है, वो भी सिर्फ कुछ दिनों के लिए। ये सोचकर वो जिनोस की तरफ देखती है जो कि दिमाग की बात पूरी तरह से ठीक था। वो ये चीज देखकर हैरान हो चुकी थी, पर जिनोस बताता है कि उसने डिफेंसिव मैजिक से खुद को बचाया। क्रिस्टीना को इस चीज पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसकी गोलियां किसी भी डिफेंसिव मैजिक को आराम से पार कर सकती है। जिनोस कहता है कि नहीं, उसने बस अपने नॉर्मल डिफेंसिव मैजिक का इस्तेमाल किया था। पर क्रिस्टीना कहती है कि वो वाइस कमांडर है, वो कई लोगों का डिफेंसिव मैजिक देख चुकी है। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि इतना ज्यादा पावरफुल डिफेंसिव मैजिक यूज कर पाते हैं। अभी वो ये सब बातें कह रही थी, जिस बीच उसने ये बात कह दी कि वो वाइस कमांडर है, इसलिए जिनोस और लिली दोनों ही थोड़े से सतर्क हो गए। अभी क्रिस्टीना जिनोस से डिफेंसिव मैजिक के बारे में जान रही थी, लेकिन फिर अगले ही पल उसने सोचा कि नहीं, उसे काम की बात करनी चाहिए, इसलिए वो जिनोस से कहने लगती है कि मुझे तुमसे किसी दूसरे टॉपिक पे हेल्प चाहिए। जिनोस बात सुनने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन सबसे पहले वो एक सिग्नल जारी करता है जिससे कोई भी पेशेंट अभी उससे मिलने ना आए। वैसे अब जिनोस और क्रिस्टीना दोनों ही शांति से आमने सामने बैठते हैं, जहाँ क्रिस्टीना जिनोस से कहती है कि उसे एक रॉयल मिशन में जिनोस की हेल्प चाहिए। जिनोस कहने लगता है कि वो इस सब में नहीं पढ़ना चाहता, ये हर सिटीजन की ड्यूटी है कि वो रॉयल नाइट की मदद करे। अभी जिनोस सोचता है कि अगर वो मना करेगा तो उससे क्रिस्टीना को शक होगा, इसलिए उसे हाँ कर देनी चाहिए। इसी वजह से जिनोस ने हाँ कर दी और पूछने लगा कि आखिर तुम क्या चाहती हो। क्रिस्टीना कहती है कि कोई मीडिएटर है जिसने सभी डेमी ह्यूमंस के बीच लड़ाई रुकवा दी। जिनोस ये सुनते ही हैरान हो चुका था और पूछने लगा था कि आखिर वो ऐसा किसी मीडिएटर को क्यों ढूंढना चाहती है, जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि रॉयल नाइट कभी भी इस तरह के खतरे को जन्म नहीं लेने दे सकते, क्योंकि अगर कोई पर्सन जो कि अलग अलग डेमी ह्यूमंस फैक्शन की लड़ाई रुकवा सकता है तो उसका मतलब वो सच में पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। यही सोचकर जब क्रिस्टीना यहाँ आई और उसने जिनोस के बारे में छानबीन करना शुरू किया, मतलब यहाँ वो मीडिएटर वर्ड यूज कर रही थी, उसे नहीं पता कि जिनोस ही असल में वो मीडिएटर है। वो कहती है कि जब उसने उस मीडिएटर के बारे में छानबीन करना शुरू किया तो लोगों ने जिनोस के बारे में बताने से मना कर दिया, मतलब वो मीडिएटर जो भी है वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है और साथ ही एक मास्टरमाइंड भी है जो कि सभी का यूज कर रहा है और कोई भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं है। क्रिस्टीना कहती है कि इस तरह का पर्सन एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि जिनोस तुरंत ही क्या पड़ता है कि शायद तुम जो सोच रही हो वैसा ना हो, वो मीडिएटर चाहता ही ना हो तुम लोगों के बीच आना, उसे अब आइडेंटिटी छुपानी हो जिससे वो शांति से जी सके। इस पर क्रिस्टीना कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो मीडिएटर कौन है, जिस पर जिनोस कहता है कि नहीं, वो नहीं जानता, पर उसे नहीं लगता कि वो मीडिएटर बुरा होगा, मतलब ऐसा उसका दिल कह रहा है। क्रिस्टीना कहने लगती है कि हो सकता है कि शायद वो बुरा ना हो, लेकिन उससे मिले बिना ये चीज तय नहीं की जा सकती। वैसे अभी अगर इतना पावरफुल पर्सन हमारे बीच है तो कम से कम हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, जिससे अगर कभी कोई खतरा आता है तो हम उस खतरे के लिए तैयार हो सके, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल थ्रेट हो सकता है। हालांकि लिली ये बात सुनते ही कह पड़ती है कि नहीं, इससे सिटी को कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वो मीडिएटर सिटी के किसी भी पर्सन को चोट पहुंचाने के लिए कुछ गलत काम करेगा। हालांकि ये सुनकर ऐसा ही लग रहा था जैसे कि लिली उस मीडिएटर को पर्सनली जानती हो। जब क्रिस्टीना ये सवाल पूछती है तो लिली घबरा जाती है और कहती है कि नहीं, उसे नहीं पता। हालांकि क्रिस्टीना को थोड़ा सा डाउट हो चुका था, लेकिन अब बहुत रात हो चुकी है, इसलिए उसे यहाँ से जाना चाहिए। ये ख्याल जिनोस के दिमाग में आता है
और वो क्रिस्टीना को धक्का लगाते हुए कहने लगता है कि अब तुम्हें चलना चाहिए, रात हो गई है। हालांकि जब वो बाहर की तरफ आ रहे थे तो मेन गेट तक पहुंचने से पहले क्रिस्टीना की नजर वहीं हॉल में रखे हुए एक बेड पर जाती है जिस पर जिनोस और लिली सोते हैं। जैसे ही हमें बताया गया कि नीचे का फ्लोर जिनोस का है और ऊपर का फ्लोर कैमिला का, इसलिए यही वो बेड है जहाँ जिनोस और लिली सो जाते हैं। अभी उस बेड को देखते ही क्रिस्टीना जिनोस से कहने लगती है कि अगर उसे प्रॉब्लम ना हो तो वो वहीं रुक सकती है क्योंकि ये मिशन थोड़ा सा लंबा चल सकता है, जिस वजह से उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए जिससे उसे बार बार यहाँ से सिटी तक ट्रेवल ना करना पड़े। इसके बदले वो जिनोस को पैसे भी दे देगी। अभी जिनोस नहीं चाहता था कि क्रिस्टीना उस पर शक करे, इसी वजह से जिनोस ने हाँ कर दी। लेकिन कैमिला जिनोस का मजाक उड़ा रही थी, मतलब एक तरह से उसे चिढ़ा रही थी जिनोस, क्योंकि जिनोस ने एक और लड़की का दिल जीत लिया। या यूं कह लो कि क्रिस्टीना इतनी जल्दी जिनोस पर भरोसा करने लगी है। वैसे अब जब क्रिस्टीना यहीं रुकी रही है तो मतलब देर रात तक बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी वजह से लिली उनके लिए चाय बनाकर लेके आती है। क्रिस्टीना को चाय गर्म लगती है इसलिए वो उसे रोकने लगी थी। अभी लिली को थोड़ा सा डर है कि कहीं क्रिस्टीना जिनोस को उससे छीन ना ले, इसीलिए वो जिनोस से चिपकने लग जाती है और अपने सर पर हाथ फेरने का कहती है। ऐसा वो हमेशा करती है, मतलब ये बस उसे शाबाशी देने का एक तरीका है। लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही कर रही थी और अचानक कर रही थी, इसी वजह से जिनोस को समझ नहीं आता। पर तभी कैमिला इनविजिबल होकर वहाँ आती है और धीरे से फुसफुसाते हुए जिनोस से कहती है कि असल में लिली जेलस फील कर रही है। अभी कैमिला को इस सब में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वैसे भी जेलस फील कैमिला ही कर रही थी, क्रिस्टीना को इस सब में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो मस्त अपनी चाय ठंडी करने में लगी हुई थी। वैसे यहाँ लिली अभी दिन भर काम करके थक चुकी थी, इसलिए उसकी नींद लग गई। जिनोस उसे ले जाकर बेड पर सुला देता है और वापस यहाँ क्रिस्टीना से आकर बात करने लगता है। अभी बात के बीच ही क्रिस्टीना जिनोस से पूछती है कि क्या जिनोस ऐसे किसी हीलर को जानता है जो कि एक हाथ पूरी तरह से रिजनेट कर सके। अब ये सुनकर जिनोस का सवाल था कि क्या सच में ये काम इतना मुश्किल है। हालांकि जिनोस ये सवाल रख पाता, इससे पहले ही क्रिस्टीना कह पड़ती है कि ये चीज सच में पॉसिबल है। वो कहती है कि उसके और जोफिया के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें उसने जोफिया के हाथ पर जब मैजिक बुलेट से हमला किया तो वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। बिना रिजनेट किए हाथ को पूरी तरह से ठीक करना इम्पॉसिबल था, लेकिन अगले ही दिन जोफिया बिल्कुल सही सलामत थी। इसका मतलब वो जो भी मीडिएटर है वो एक हाई क्लास हीलर है। क्रिस्टीना कहती है कि उसे इविल हीलर का पता लगाना होगा इससे पहले कि वो कोई और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे। हालांकि जिनोस पूछता है कि आखिर एक हीलर इविल कैसे हो सकता है या उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो इविल होगा। साथ ही जिनोस पूछता है कि क्या क्रिस्टीना को स्लम एरिया से कोई खास दुश्मनी है, मतलब पहले उसने जोफिया पर हमला किया, साथ ही वो अभी यहाँ किसी हीलर को ढूंढने आई है जिसने सभी फैक्शन की बीच शांति करा दी। तो मतलब ये थोड़ी उल्टी चीज है। जब जिनोस ये सवाल रखता है तो क्रिस्टीना कहती है कि हाँ तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो अपनी मदर के बारे में बताती है। अब ये चीज तो हमें पता है कि क्रिस्टीना रॉयल नाइट की वाइस कैप्टन है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इतनी बड़ी पोजीशन पर आने के लिए टैलेंट के साथ साथ थोड़ा अच्छा स्टेटस भी चाहिए। मतलब क्रिस्टीना के पास अच्छा स्टेटस है, इसका मतलब उसकी फैमिली भी अच्छी नोबल टाइप फैमिली होगी। तो क्रिस्टीना अपनी मदर के बारे में बताती है जो कि थी तो अमीर, लेकिन उन्हें स्लम एरिया से बहुत लगाव, उनसे गरीबी नहीं देखी जाती थी। इसी वजह से वो लगभग हमेशा ही बहुत सारा खाना तैयार कर गरीबों के लिए लाती, जिससे किसी को खाना नहीं मिला वो भी अपना पेट भर सके। मतलब बस इतना समझ लो कि क्रिस्टीना की मदर एक अच्छी वुमेन थी। लेकिन एक दिन जब वो इसी तरह से स्लम एरिया में उन लोगों को खाना खिलाने के लिए आई तो वो वापस क्रिस्टीना तक नहीं लौट पाई। क्रिस्टीना को रीजन पता चला कि उसकी मदर जिन लोगों को खाना खिलाने के लिए आई थी उनमें से किसी एक ने उसकी जान ले ली, और वो सिर्फ एक अंगूठी के पीछे, मतलब वो जो भी था वो उस अंगूठी को पकड़ना चाहता था जिससे उसे बेचकर पैसे कमा सके, और इसी चीज में उसने क्रिस्टीना की मदर को मार दिया। तभी क्रिस्टीना के अंदर स्लम एरिया के लिए नफरत भर चुकी है। इसी वजह से वो हर किसी से तो नहीं, पर जो स्लम एरिया के क्रिमिनल्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। वैसे अब यहाँ से सीन सीधा अगले दिन पर शिफ्ट होता है। क्रिस्टीना निकल पड़ी थी अपने रिसर्च शुरू करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ जिनोस भी अपने काम धंधे पर लग चुका था। जहाँ सबसे पहले पेशेंट जोफिया थी जो कि इलाज करवाने के लिए जिनोस के पास आई थी। जिनोस उसका इलाज तो करता है लेकिन उसे समझाता है कि वो थोड़ा संभल कर रहे क्योंकि अभी क्रिस्टीना आसपास घूम रही है। इसीलिए जिनोस नहीं चाहता कि उसे पता चले कि असल में वो मीडिएटर जिनोस ही है जिसकी तलाश क्रिस्टीना को है। खैर अभी जब वो क्रिस्टीना का नाम ले रहा था तभी क्रिस्टीना गेट खोलकर अंदर आती है। वो रास्ता भूल गई थी इसलिए रास्ता पूछने आई। उसे वहाँ देखकर जिनोस, जोफिया और बाकी सभी लोग हैरान थे। यहाँ क्रिस्टीना ने जोफिया को देखते ही अपनी गन निकाल ली और वहाँ जोफिया भी लड़ने के लिए तैयार हो गई। हालांकि क्रिस्टीना जोफिया से पूछती है कि क्या सच में कोई इविल हीलर है जो कि उनकी मदद कर रहा है। इस पर जोफिया बताती है कि हाँ एक हीलर है लेकिन इविल नहीं है। हालांकि क्रिस्टीना को इस बात पर भरोसा नहीं, पर जोफिया कहने लगती है कि तुमने शायद रिसर्च नहीं की। अगर रिसर्च करती तो ये चीज पता चलती है कि बहुत कम गरीबी बुरे होते हैं, असल में अमीर ही बुरे होते हैं। ऐसा कहकर वो एक
एग्जाम्पल भी देती है अपनी बात सही साबित करने के लिए। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर किसी ग्रुप को ढूंढने के लिए आई हो जो कि सीक्रेटली बच्चों को किडनैप कर रहे हैं और उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्रिस्टीना का रियल मिशन था और जो मिशन को ढूंढने वाला था वो बैकग्राउंड का मिशन था जिसे वो सीक्रेटली पूरा करने वाली थी। अभी जोफिया अपनी पूरी बात करते हुए कहती है कि उस सब के पीछे जो है वो खुद भी एक एरिस्टोक्रेट है। एरिस्टोक्रेट से मतलब तो लोग नोबल समझ सकते हो, जो कि एक हाई स्टेटस वाला आदमी है। ये सुनकर क्रिस्टीना ने तुरंत ही जोफिया की बात मानने से मना कर दिया, ये कहती हुई कि बच्चे स्लम एरिया से गायब हुए हैं, इसलिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें कोई एरिस्टोक्रेट शामिल हो जो कि सिटी में रह रहा है। अभी ये सुनकर जोफिया कहती है कि अगर किसी भी अमीर आदमी को बुरा काम करना होगा तो वो खुद के घर से थोड़ी काम शुरू करेगा, वो ऐसी जगह चुनेगा जहाँ शक किसी दूसरे पर डाला जा सके। अभी के लिए क्रिस्टीना एक बार को पूछ लेती है कि आखिर वो आदमी कौन है जिसके बारे में जोफिया बात कर रही है। जोफिया कैलेंडोर नाम के किसी आदमी का नाम लेती है, उसे क्रिस्टीना पहचानती है। कैलेंडोर एक फिल्म थेरेपिस्ट है जो कि एक भला आदमी है। वो बच्चों को फ्री में पढ़ाई कराता है, मतलब ये समझ लो कि ये एक ऑर्फन चलाता है जहाँ बच्चे फ्री में पढ़ाई कर पाते हैं। अभी क्रिस्टीना यही बात कह रही थी पर जोफिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यही सबसे बढ़िया बहाना है बच्चों को किडनैप करने का जिससे किसी को भी उस पर शक न हो। ये बात देखी जाए तो सही है, लेकिन क्रिस्टीना कभी एक स्लम एरिया की गैंग लीडर पर भरोसा नहीं करेगी। वो यहाँ अपनी गन सामने करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है और इतना कहकर गोली चलाने लगती है। पर तभी जिनोस सामने आता है और क्रिस्टीना को रोक देता है। क्रिस्टीना कहती है कि तुम हमारे सामने से हट जाओ, पर जिनोस कहता है कि नहीं, जोफिया मेरी पेशेंट है इसलिए मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। जिनोस सच बता देता है कि वही असल में वो मीडिएटर है जिसकी तलाश में क्रिस्टीना यहाँ आई थी, पर क्रिस्टीना को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि जिनोस एक अच्छा लड़का है, इसी वजह से वो जोफिया की मदद कर रहा है जिससे उसे चोट ना आए। यही सोचकर क्रिस्टीना कहती है कि ठीक है, तुमने मेरी मदद की थी इसलिए मैं अभी इसे जाने देती हूँ, लेकिन अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं इसे नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। जिनोस ने जब बाहर नोटिस किया तो उसने देखा कि क्रिस्टीना अभी स्लम एरिया की तरफ नहीं बल्कि सिटी की तरफ जा रही है, जबकि वो अपनी रिसर्च के लिए स्लम एरिया की तरफ जाने वाली थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने जोफिया की बातों पर ध्यान दिया है। अभी भी वो यही बात देखने जा रही थी कि ये सच में कि वो कैलेंडर नाम का आदमी साफ है भी या नहीं। वैसे अब सीन चेंज होकर सीधा कैलेंडर पर आ चुका था जिससे मिलने क्रिस्टीना पहुंच चुकी थी। क्रिस्टीना डायरेक्टली तो ये नहीं कहती कि उसे कैलेंडर पर शक है, वो बस यही कहती है कि वो यहाँ से गुजर रही है इसलिए वो यहाँ आई जिससे वो देख सके कि आखिर कैलेंडर किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, मतलब बच्चे किडनैप हो रहे हैं। कैलेंडर एक ऑर्फनेज चलाता है इसलिए एक वाइस कमांडर होने के नाते उसे इस चीज की इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कैलेंडर कहता है कि अभी बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ी है, पर फिर भी अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्रिस्टीना कहने लगती है कि क्या वो सिक्योरिटी सिस्टम देख सकती है, जिसके बाद कैलेंडर उसे अपना पूरा घर दिखाता है। क्रिस्टीना इस बीच कई सारी गार्ड्स को भी देखती है और कुछ अलग चीजें भी नोटिस करती है। वो कहती है कि क्या वो वॉशरूम जा सकती है। कैलेंडर उसे रास्ता बताता है और फिर क्रिस्टीना वहाँ चली जाती है। अभी क्रिस्टीना वॉशरूम नहीं बल्कि बैकयार्ड की तरफ जा रही थी, वो भी किसी दूसरे रास्ते से, इस वजह से क्योंकि बैकयार्ड जैसी जगह पर सिक्योरिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूरे घर में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी बैकयार्ड के रास्ते पर ही है। इसी वजह से वो दूसरे रास्ते से वहाँ पहुंची। उसने देखा कि वहाँ एक कुआं है जिसमें नीचे की तरफ जाने का रास्ता है और पानी बिल्कुल नहीं भरा। वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो नीचे की तरफ आई और वहाँ उसे एक दूसरा रास्ता दिखा। उस रास्ते के अंदर की तरफ आने के बाद उसे एक बंद पिंजरे में कुछ बच्चे दिखाई दिए। वो समझ गए कि कैलेंडर सच में इलीगली इन बच्चों को किडनैप करके एक्सपोर्ट करने का बिजनेस चला रहा है। वो समझ गई थी कि जोफिया ने बिल्कुल सही कहा था, पर उसने गलती कर दी क्योंकि यहाँ वो अकेली आई है। इसी वजह से कैलेंडर उसे इजिली रोक सकता है। यहाँ कैलेंडर ने तो गोलियां भी चला दी थी। उस गोलियों के चलते क्रिस्टीना का एक हाथ गायब हो गया, मतलब ब्लास्ट हो गया। असल में क्रिस्टीना अपनी गन वहाँ के कैलेंडर के टेबल पर ही भूल गई थी और कैलेंडर ने उस गन की सेटिंग को चेंज कर दिया। सेटिंग नॉन लेथल पर थी, मतलब ज्यादा सीरियस चोट नहीं लगती, पर उसने लेथल पर कर दिया जिससे पूरा हाथ उड़ गया। अभी कैलेंडर हंस रहा था और कह रहा था कि तुमने यहाँ अकेले आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम्हें मेरे बारे में पता भी चल गया तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी इतना कहकर वो क्रिस्टीना को जान से मारने वाला था जिससे कि वो अपनी यही रोजी रोटी कंटिन्यू कर सके। पर इतने में ही जिनोस और जोफिया वहाँ आ गए। जिनोस समझ गया था कि क्रिस्टीना यहीं आई होगी और जरूर वो प्रॉब्लम में फंस जाएगी, इसी वजह से वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ आया। खैर इन दोनों को यहाँ देखकर कैलेंडर अपना टारगेट बदलता है और सीधा जिनोस की तरफ पॉइंट करता है। उसने सेटिंग को लेथल पर कर लिया था और गोली चला दी, इससे जेनिस का सर उड़ गया, लेकिन डिफेंसिव मैजिक के कारण जिनोस को एक खरोच तक नहीं आई। वैसे ये अटैक थोड़ा सा हर्ट जरूर करता है, इसी वजह से जिनोस को गुस्सा जरूर आ गया था। जिनोस 2 शॉट के बाद उससे वो गन छीन लेता है। अभी जिनोस का रूल है कि वो किसी की जान ना ले, इसी वजह से जिनोस ने गन की सेटिंग फिर से नॉन लेथल पर कर दिया और 2-4 गोलियों से कैलेंडर को बता दिया कि गोली लगने के बाद कितना दर्द होता है। हालांकि कैलेंडर की जान नहीं जाएगी, उसे बस गोली
लगने जितना दर्द होगा। वैसे अभी 2-3 गोली मारकर जिनोस यहाँ क्रिस्टीना के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ठीक तो है। क्रिस्टीना कहती है कि वो ठीक नहीं है, उसका एक हाथ तो जा चुका है और साथ ही उस गोली की वजह से उसके पेट पर भी चोट आई, जिसकी वजह से बहुत खून बह चुका है और वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पर जिनोस ने तब तक अपनी हीलिंग पावर शुरू कर दी, जिससे कुछ मिनट में क्रिस्टीना का हाथ पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। मतलब फिर से एक नया हाथ निकल जाता है और साथ ही वो जो चोट लगी हुई थी वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। क्रिस्टीना ये देखकर हैरान थी, पर वो समझ गई थी कि जिनोस ने जो कुछ भी कहा था वो सच में जिनोस ही असल में वो मीडिएटर है जिसकी तलाश में वो थी। पर अब वो जिनोस को अरेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके हिसाब से जिनोस कोई बुरा आदमी नहीं है और साथ ही सिटी को जिनोस से कोई खतरा नहीं है। हालांकि ये सुनकर जिनोस कहता है कि वो अच्छा नहीं बल्कि अच्छी क्रिस्टीना है, क्योंकि जब उसे पता चला कि इस सब के पीछे एक एरिस्टोक्रेट है तो वो बिना खुद की जान की फिक्र किए यहाँ आ गई सिर्फ इन बच्चों को बचाने के लिए। वो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करती है। वैसे यहाँ जिनोस और साथ ही जोफिया के आदमियों ने क्रिस्टीना की बहुत मदद की उन सभी बच्चों को वहाँ से बाहर निकलवाने में जो कि उस कुएं के अंदर थे। अभी रोल गार्ड्स यहाँ जल्दी पहुंचते होंगे, इसी वजह से जिनोस और जोफिया को यहाँ से निकलना होगा, जिससे कि जोफिया और उसके लिजार्ड मैन किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। अभी जब वो जाने वाले थे तब क्रिस्टीना जिनोस से पूछती है कि आगे जिनोस ने उसकी मदद क्यों की, क्योंकि देखा जाए तो वो एक दूसरे के दुश्मन है। पर जिनोस कहता है कि नहीं, उसका कोई दुश्मन नहीं है। साथ ही वो बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम अगर हमारे घर पर रुकोगी तो उसका रेंट देगी, जो कि तुमने अभी तक नहीं दिया, तो एक हफ्ते के अंदर तुम्हें वो रेंट देना है और साथ ही अभी अभी मैंने जो तुम्हारा हाथ काट दिया तुम्हें उसकी फी भी भरनी होगी। खैर जिनोस के इतना कहते हुए ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आएगा तो हम इसका अगला पार्ट जरूर जल्दी लाएंगे।